गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं। हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। आई होप आप अपने इस त्योहार को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। एट द सेम टाइम अपनी स्टडीज के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो भी बरकरार रखेंगे। द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। चलिए जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो आज हमारा डिस्कशन होने वाला है राइट टू एजुकेशन को लेकर। हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में एक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देन जल जीवन मिशन क्या है इसके ऊपर एक एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया है। मैप क्वेश्चन एक यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। एंड देन जीसीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप जो यूपीएससी की करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पे आपको एक फ्री सीरीज दी है, प्रैक्टिस सेट्स जो आपको दिए, ये आप जरूर देख लीजिएगा नेटमॉक आईएएस की एप्लीकेशन के ऊपर। इसमें जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए फ्रीली प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप चाहें तो इवन ऑफलाइन भी इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले एक बार नेटमॉक आईएएस की एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, इस सीरीज के अंदर फ्रीली एनरोल कर लीजिएगा और पूरे साल के जो एमसीक्यूज हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं उसको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए आज 3 बजे लेक्चर होने वाला है अनअकैडमी के ऊपर, तो प्लीज उसे ज्वाइन करिएगा। लेट्स सी कि इस बार टॉपर्स कौन रहते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि जो टॉप 10 पोजीशन के अंदर स्टूडेंट्स थे उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स नए थे जो कि अभी तक टॉप 10 पोजीशन में नहीं रहते थे। सो इट मींस दे आर रियली वर्किंग हार्ड, जो कि टॉप 10 पोजीशन में नहीं आ रहे हैं, और आप भी टॉप 10 पोजीशन में आ सकते हैं। तो इसके लिए 3 बजे जो लेक्चर है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज द एप्लीकेशन जहां पर आपको फ्री सीरीज मिल जाएगी, और यहाँ पे जो 6 मार्क्स हैं वो कम से कम आपको स्कोर करने हैं, मतलब 6 एमसीक्यूज को करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसे उसी दिन सेम डे ही रिवाइज कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। 6 या 6 से ज्यादा का स्कोर करते हैं तो आप इसे रिवाइज नेक्स्ट डे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए 24 आवर्स में एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि राइट टू एजुकेशन को लेकर है। पूछा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द एक्ट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 एंड स्पेसिफिक मिनिमम नॉर्म्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसमें एज बता रखी है 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात करी गई है, और सेट ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करने की भी बात करी गई है। RTE, that is Right to Education Act, is the first legislation in the world that puts the responsibility of ensuring enrollment, attendance and completion on the government। तो RTE Act जो है ये पहला लेजिस्लेशन है पूरी दुनिया के अंदर जो कि सरकार के ऊपर दायित्व डालता है किस चीज का, एनरोलमेंट का, अटेंडेंस का और कंप्लीशन का। थर्ड, इंडिया जो है पहली कंट्री है टू मेक द एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड व्हेन द एक्ट केम इनटू पिक्चर इन 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 को जब ये एक्ट आया था तो इंडिया पहली कंट्री बना था जिसने एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी और एज अ फंडामेंटल राइट इसको दिया था। सोचिए। चलिए देखिए, बात करी जाए तो काफी सारी कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर ऐसी हैं, अराउंड 135 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज हैं अब तो। इंडिया जो था 135वीं कंट्री बना था टू मेक द एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हर चाइल्ड के लिए 1 अप्रैल 2010 को। तो पहली कंट्री नहीं था, हमसे पहले काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पे एजुकेशन को प्रोवाइड कर चुकी हैं। 6 से 14 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की इसके अंदर बात करी गई है, और ये अपने आप में एक यूनिक लेजिस्लेशन है पूरी दुनिया के अंदर जहां पे एनरोलमेंट, अटेंडेंस, ये सब काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी गई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स पहली और दूसरी हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए। इससे कंसर्निंग जो आर्टिकल था द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था, जहां पे राइटर्स ने अपने व्यूज को लिखा था कि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और जो राइटर था उन्होंने जो नो डिटेंशन पॉलिसी को रिमूव किया गया है सरकार के द्वारा उसको क्रिटिसाइज भी किया था। तो हमारे लिए जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो राइट टू एजुकेशन के ऊपर कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है जो हमने यहां पर अभी डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के अंदर लोकेट करती है। वेदनथंगल इज होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज पिन टेल, देन आपका है गैरगनी, ग्रे विक टेल, ब्लू विंग टील,
कॉमन सैंड पाइपर। तो ये सारी जो यहाँ पे पक्षी है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। द एरिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज सेंचुरी इन 1936 एंड वॉज नेम्ड एज रिजर्व इन 1962 बाय द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू जब ये पूरा एरिया मद्रास रीजन के तौर पे जाना जाता था, इसे सेंचुरी घोषित किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था 1936 के अंदर, और रिजर्व के तौर पे इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 1962 के अंदर। सोचिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो 10 महीनों के बाद जो आपकी वेदांतंगल सेंचुरी है इसको रीओपन किया गया। दैट्स वाई इसके बारे में न्यूज दे रखी थी। अगर बात करी जाए तो कहां पे लोकेट करती है, वैसे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट से समझ आ जाना चाहिए, बट यस फिर भी कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लोकेट करती है, तेलंगाना में नहीं है। इस वजह से ए और बी को आप जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर या तो सी होगा या डी होगा। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। डिफरेंट टाइप से जो बर्ड्स होते हैं, चाहे वो पिनटेल की बात करें, कॉमन सैंड पाइपर की बात करें, ग्रे वैक्टल की बात करें, वो यहां पर पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के वजह से ही जो सेंचुरी है वो रिकॉग्निशन मिली थी इसे, और रिजर्व के तौर पे 1962 में इसको नाम दिलाया गया था। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेदांतंगल के बारे में बताऊं, इट इज द ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी इन द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर सबसे पुरानी वाटर बर्ड सेंचुरी है। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी मैप के ऊपर इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। इट वॉज अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1972। 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसे अपग्रेड कर दिया गया था एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। टिल डेट लोकल कम्युनिटी होल्ड्स लो की फंक्शंस एंड मैरिजेस ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ऑफ द बर्ड्स, ताकि बर्ड्स जो है उनको ब्रीडिंग सीजन में परेशानी ना हो, तभी इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो काफी लो की में परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए एक बार लोकेशन देख लीजिए एक बार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। इसके आसपास की भी जो लोकेशन से देख लीजिएगा। ऊपर कान्हा भी आपको दिख रहा है, संजय गांधी नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पर दिखाया गया, रांथमबोर को भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं एफएसआर को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज द एनुअल रिपोर्ट जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज करी जाती है। द रिपोर्ट इज रिलीज टू नो द इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके कंसर्निंग रेगुलेशन और उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सब चीजों से कंसर्निंग इश्यूज जो होते हैं इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ आरबीआई फोरकास्ट अबाउट द राइज ऑफ एनपीएस। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आरबीआई की है वो क्या करती है, वो एनपीए क्यों इंक्रीज हो रही है, राइज किस तरीके से हो रहे हैं, इसके कंसर्निंग फोरकास्ट भी उसके अंदर करा गया है। सोचें। चलिए, तो रिसेंटली आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को निकाला है और यहां पे इसी वजह से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो थे वो भी रेज करे गए और क्या क्या चीजें सामने आई। देखिए, अगर अभी आप देखेंगे एनपीएस का जो परसेंटेज है वो बताया गया है कि अभी जो परसेंटेज है दैट इज 7.5% के आसपास। ठीक है, 2019-20 की बात करी जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एनपीएस है सितंबर 2021 तक ये ऑलमोस्ट डबल होने की संभावना है। मोर स्पेसिफिकली जो नंबर बताया है वो 13.5% बताया है और ये भी कहा है कि फर्दर ये 14.8% को भी टच कर सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में जो बैंक्स हैं उनके एनपीएस इंक्रीज हो सकते हैं एज पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि आरबीआई निकालता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगर अब पूछा जाए क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए आरबीआई तो निकालता है इसे, बट इट इज नॉट एन एनुअल रिपोर्ट, इट इज बाय एनुअल रिपोर्ट। इसे साल में 2 बार निकाला जाता है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ए और बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जो है उसे रिलीज किया गया है, बेसिकली ये बताता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने ये भी आपको बता दिया, जो मैंने आपको परसेंटेज बताई कि आरबीआई ने फोरकास्ट किया है कंसर्निंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो डेटा है वो याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द बैंक्स ग्रोस एनपीए जो है वो 13.5% को टच कर सकते हैं सितंबर 2021 के अंदर, और इसके आगे इवन 14.8% को भी टच किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैचिंग। तो यहाँ पे एक साइड आपको नेशनल पार्क दिए हैं, राइट साइड में आपको स्टेट दिया है और आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहा है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। सेकंड डिब्रू साइखोवा आसाम के अंदर है। थर्ड है आपका तीर्थन सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए, तो अभी हमारे जो मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने MEE दैट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट है इसको निकाला है, जिसके अंदर वेरियस जो नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी रैंकिंग करी गई है। दैट्स वाई कुछ नाम जो है वो सामने आए हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेट करता है, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं।
यहां पे सिर्फ आपको स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, सो दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो आपका है वो हिमाचल प्रदेश में है। तीर्थन सेंचुरी, तीर्थन वैली आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है। डिब्रू सैकोवा आपका असम के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्योंकि रिसेंटली कुछ हमारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज न्यूज में थे, उनसे कंसर्निंग आपकी लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर स्टेट से कंसर्निंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जो अभी हमने देखा ब्रीफली, उसके बारे में है कि एमईई ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रीसेंट सर्वे, द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी वाज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे कौन निकला है? टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी से। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश है परफॉर्म द वर्स्ट अमंग द सर्वे प्रोटेक्टेड एरियाज। तो जितने भी एरियाज को यहां पे सर्वे किया गया उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे खराब रही है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट को तो आप मार्क कर ही सकते थे, ये तो करेक्ट होगी ही होगी। तो यहां से डी को आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो आंसर आपको ए, बी या सी में से ही एक चूज करना था। ठीक है, तो एमईई दैट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, ये बेसिकली एक टूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया है, और इवन इंटरनेशनल बॉडीज जो वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके कि किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस है। क्योंकि इसके अंदर रैंकिंग करी गई है सभी एरियाज की, 1 2 3 4 5, कौन बेस्ट परफॉर्मर है, कौन लीस्ट या वर्स्ट परफॉर्मर है, ये सब चीजें हमने इसमें देखी है। तो ये बेस्ट और वर्स्ट से हमें ये भी चीजें समझ में आती हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया हैज अ नेटवर्क ऑफ 900 से ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया के अंदर, कवरिंग अबाउट 5% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। तो 5% लैंड जो हमारी है, इंडिया की जो लैंड है, उसके ऊपर 903 प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसकी यहां पर रैंकिंग करी गई है। 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन जो है, 70% ऑफ द एशियाटिक लायन एंड मोर देन 60% लेपर्ड जो है वो इन एरियाज के अंदर थ्राइव करते हैं। वो बायोडाइवर्सिटी जो है यहां पर एग्जिस्ट करती है। तो बिग कैट्स की जो पॉपुलेशन है वो भी मैंने आपको बता दी कितनी ज्यादा ये जो एरियाज है होल्ड करके रखे हुए हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। बात करी जाए टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की, तो ये वर्स्ट परफॉर्मर रही है, बेस्ट परफॉर्मर नहीं रही है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, ये अपने आप में बेस्ट परफॉर्मर रहा है, ना कि वर्स्ट परफॉर्मर। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बेस्ट परफॉर्मर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। जो आपका वर्स्ट परफॉर्मर है, इसकी भी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट कौन है, वर्स्ट कौन है, कौन कौन से स्टेट से आते हैं और उसकी लोकेशन क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो एमडब्ल्यू के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, ये आप exam.netmoc.com या netmoc.com पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोहड़ी के फेस्टिवल के ऊपर टुडे इज द लास्ट डे। आपको रात को 12 बजे तक ये जो कूपन है वैलिड रहेगा। आप 50% डिस्काउंट जो है लोहड़ी 50 यूज करते हुए, चाहे आप इसको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहें, इसको कर सकते हैं, या फिर मिशन 2022 को, जो हमारी बिग सीरीज है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये 50% डिस्काउंट का जो प्रोविजन है वो दिया गया, ताकि इस दौरान इन सीरीज को वो सब्सक्राइब भी कर पाए और अपनी डे वाइज प्रिपरेशन जो है वो भी अपनी शुरू कर पाए, उसमें ज्यादा डिले ना हो। ठीक है, तो डे बाय डे अपने असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट करते जाइए। पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ, वो भी 2021 की ईपीएफओ की जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन exam.netmoc.com। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अपने। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सीसीआई को लेकर पूछा गया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट फॉलोज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉ। ये किसकी फिलोसफी को फॉलो करती है? मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉज की पॉलिसी को ये फॉलो करती है। इट्स रोल इज टू पैट्रोनेज एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स। इसका बेसिक रोल क्या है? एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स को पैट्रोनेज देना। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर पीआईबी के अंदर न्यूज थी, वहीं से इसको बनाया गया है क्वेश्चन को। अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी रेफर किया जाता है। तो दोनों तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, वेदर इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, तो यस इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, या फिर कहा जा सकता है इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यहां पे कमीशन इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी विच गिव्स ओपिनियंस टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है दूसरी, उनको ओपिनियंस भी देती है, एंड ऑल्सो डील्स विद अदर केसेस।
चेयरपर्सन जो होते हैं या फिर इसके जो दूसरे मेंबर्स होते हैं होल टाइम मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन, एक इसमें चेयरपर्सन होते हैं, ये चेयरमैन कह लीजिए आप, और फिर इसके नीचे 6 इसमें मेंबर्स होते हैं एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, ये जो अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है बिकॉज जो फिलोसफी और मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉज है उसको इसके अंदर फॉलो किया जाता है, और यहां पे पेट्रोनेज देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स, जहां पे भी लगता है कि इस तरीके के एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं जिससे कि कंपटीशन की जो भावना होती है उसमें कमी आएगी, कंपटीशन की जो स्पिरिट है उसके अंदर कमी आएगी, तो वहां पे पेट्रोनेज देना तो क्या, उस चीज को तो प्रोहिबिट कर दिया जाता है। तो एक्ट जो है वो फॉलो करता है मॉडर्न फिलोसफी कॉम्पिटिशन लॉज के अंदर, और ये प्रोहिबिट करता है जहां पर भी एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। पहली जो 2 स्टेटमेंट्स है वो आपकी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि नेशनल जल जीवन मिशन को लेकर है। पूछा गया नेशनल जल जीवन मिशन को लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका गलत है। इट एम्स टू प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2030, 2030 तक यहां पे पानी प्रोवाइड करने की बात करी गई है। सेकंड, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ये भी हो सकता है आंसर आपका करेक्ट। द फंड शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज 50:50 फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो फंड शेयरिंग है वो इक्वल रखी गई है यहाँ पे। सोचे फिर इसको डिस्कस करते हैं। पीआईबी में बेसिकली यहाँ पे इसका मेंशन किया गया था, एक टीम थी 6 मेंबर्स की फ्रॉम नेशनल जल जीवन मिशन, वो गई थी मणिपुर में 10 से 13 जनवरी, और अभी भी ये टीम जो है यहीं पे है, 10 तारीख को गए थे। द टीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस देयर बाय सपोर्टिंग द स्टेट, तो आप यहाँ पे स्टेट को हेल्प करी जा रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा रही है ताकि हर घर जल का ये जो मिशन है इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, इसके गोल्स को अचीव किया जा सके। बिकॉज ऑलरेडी द टीम इज गोइंग देयर, पीआईबी के अंदर इसके कंसर्निंग चीजें आ रही हैं और अपडेट भी हो रही है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। सोचिए, चलिए देखिए, अगर बात करी जाए, अगर हम ईयर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है, ये चीज हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस करी है, तभी मैं आपको बार बार ईयर्स के बारे में पूछता हूं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि टीबी को कब तक एलिमिनेट करना है, एचआईवी को कब तक एलिमिनेट करना है, हर घर जल कब तक पहुंचाना है, ये सब चीजें आपकी बिल्कुल भी गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC ये प्रोवाइड करना है 2024 तक, मतलब पोर्टेबल वाटर जो है 2024 तक प्रोवाइड करना है रूरल हाउस होल्ड को, ना कि 2030 तक। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और आप जानते हैं जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर जो शेयरिंग है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि फंड शेयरिंग पैटर्न जो है वो सेंटर और स्टेट का कितना रहता है, 90:10 रहता है हिमालयन स्टेट्स के लिए, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 50:50 रहता है अदर स्टेट्स के लिए, और यूटी के लिए कितना रहता है, यूटी के लिए 100% जो है सेंटर के द्वारा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा। थर्ड स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो जाती है, और पहली और तीसरी स्टेटमेंट अगर आपकी गलत हो गई तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर हो जाता है बी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। सेकंड आपकी वैसे ही करेक्ट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आता है, और क्योंकि 6 मेंबर की टीम जो है मणिपुर गई हुई है, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर है। पूछा गया अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू लोकल अर्बन बॉडीज। 74वीं अमेंडमेंट जो थी 1992 की, उसने लोकल अर्बन बॉडीज, जिसको ULB भी कहा जाता है, अर्बन लोकल बॉडीज भी कहा जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड विमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज। ULB के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान अभी तक नहीं आया है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। 12वां शेड्यूल जो है 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो जो 12वां शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटीज की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और फंक्शन के साथ डील करता है। सोचिए फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो पीआईबी में जो ये न्यूज थी उसी के कंसर्निंग ये क्वेश्चन बनाया गया है। जो मणिपुर है, मणिपुर हैज बिकम द 4th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। तो चौथा स्टेट बन गया है मणिपुर अपने आप में पूरी कंट्री के अंदर, जिसने ULBs दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो रिफॉर्म है उसे करके दिखाया है। इसी वजह से ULBs के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो ये भी हम जानते हैं कि यहाँ पे 12वां शेड्यूल इससे एसोसिएट करता है, 11वां किससे एसोसिएट करता है, इससे मिलती जुलती चीज है। जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो बाद में बताइएगा
रहेगा 11 शेड्यूल किससे रिलेट करता है। इसी तरीके से 73वीं अमेंडमेंट किससे रिलेट करते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसी से मिलता जुलता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 12वां शेड्यूल जो है वो इसी से रिलेट करता है। तो ये पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो तो इसमें रखा ही गया है, चाहे वो पंचायत के अंदर हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन कितने परसेंट है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन है। इन सम स्टेट्स लाइक केरला, बिहार या दूसरे स्टेट्स है, ये जो रिजर्वेशन है इसको 50% तक भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो है ये हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू हम इसे लेके आए थे। तो इस तरीके का डायग्राम आप जरूर बनाइएगा अगर इस तरीके का मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपने काफी बार पासले आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, स्पार्टले के बारे में सुना होगा, जकार्ता एंड ताइपी के बारे में सुना होगा, बट मैप के ऊपर इनकी लोकेशन क्या है ये भी चीज पता होनी चाहिए। तो आपको इसको नॉर्थ टू साउथ लगाना है कि पहले कौन आता है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है। दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। आप देखते हैं एक बार मैप के ऊपर, ताइपी, पार्सल आइलैंड, स्पार्टले है एंड जकार्ता है। तो यहां पे अगर आप देखें मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ है, ताइपे सबसे ऊपर है, देन आपका पार्सल आइलैंड है, देन आपका स्पार्टले आ जाता है और नीचे आपका जकार्ता है। ठीक है, तो यहां पे ताइपे, पार्सले, स्पार्टले एंड आपका जकार्ता, टीपीएसजे। अब देखते हैं कहां पे फॉल कर रहे हैं। टीपीएसजे नहीं, टीपीएसजे नहीं, टीपीएसजे नहीं, टीपीएसजे यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, मैप्स जो है इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ, इक्वेटर के ऊपर क्या है, इक्वेटर के नीचे क्या है, ये सब चीजें, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री में से होकर जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। बोथ इंडिया एंड जीसीसी आर मेंबर्स ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ के दोनों मेंबर्स हैं, हम इंडिया की बात करें, जीसीसी की बात करें। जीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन अग्रीमेंट कंक्लूडेड इन 1981 अमंग बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो एक अग्रीमेंट जो था वो किया गया था वेरियस कंट्रीज के द्वारा और उसके थ्रू जीसीसी को 1981 के अंदर बनाया गया था। थर्ड, द सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन अबू धाबी, यूएई। सेक्रेटेरिएट जो है कहां पे लोकेट करता है, अबू धाबी, यूएई के अंदर लोकेट करता है। आप करिए इसका आंसर, फिर करते हैं इसके डिस्कशन। चलिए, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था सेक्रेटेरिएट कहां पे है। सेक्रेटेरिएट इसका रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो अबू धाबी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि अबू धाबी में हो सकता है इसका सेक्रेटेरिएट हो। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इवन तो मैंने स्टेटमेंट नहीं बनाई थी, ये आपको बताया था कि काफी सारी कंट्रीज एफएटीएफ के मेंबर्स हैं और उसमें मैंने आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी बताए थे, 2 बॉडीज के नाम भी बताए थे, जिसमें एक थी जीसीसी, दूसरी कौन सी थी, क्या याद आ रहा है आपको? अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज उसे सर्च करें। मैंने आपको 2 यहां पे नाम बताए थे, वेरियस कंट्रीज के नाम, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वेरियस रीजनल जुरिस्डिक्शन है इसके अंदर, और साथ में 2 मैंने आपको ब्लॉक्स के नाम बताए थे, जिसमें एक जीसीसी था, एक दूसरा ब्लॉक था। उसका नाम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको याद है तो। चलिए, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। और जीसीसी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एट द एग्रीमेंट ऑफ 1981 में जो किया गया था वेरियस कंट्रीज के द्वारा, ये भी करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। जीसीसी जो है इसको 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई ने एक पैक्ट के थ्रू जो था बनाया था। ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी इन कंट्रीज के बीच में है, पॉलिटिकल सिस्टम भी इनके सबके सिमिलर है, इस्लामिक बिलीफ है इनका, एंड जॉइंट डेस्टिनी के तौर पे, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के तौर पे जीसीसी को बनाया गया था। गल्फ लीडर्स ने रिसेंटली सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, तो यहां पर भी जीसीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार जो कंट्रीज है वो देख लीजिए मैप के ऊपर कहां कहां पे फॉल करती है। तो आपकी सऊदी अरेबिया यहाँ है, यहाँ पे ऊपर कुवैत भी है, कतर है, यूएई, ओमान यहाँ पे लोकेट करता है। चलिए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया गया होगा आपके द्वारा, और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर किया हो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर 0 भी स्कोर किया है तो बिल्कुल उसे लिख दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये 0 जो है धीरे धीरे इंप्रूव होने वाला है। चलिए, 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, और ये हमारी होगी एक्टिव रिविजन, जिसमें आप मुझे आंसर करेंगे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लाइव, और लाइव नहीं देख रहे हैं तो बाद में।
चलिए, राइट टू एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। जल्दी से मुझे एक आर्टिकल बता दें, इवन तो मैंने नहीं बताया है कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है, उसे एक फंडामेंटल राइट बनाता है। कौन सा आर्टिकल है, जल्दी से बताएं। मैंने आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में कुछ चीजें पूछी थी। 6 से 14 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी लास्ट टाइम, अभी नहीं, कि 51A के एक ड्यूटी ऐड करी गई थी जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन को बनाया गया था अंडर आर्टिकल 21A। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट है वो भी पूछा जा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है इससे कंसर्निंग वो भी पूछी जा सकती है। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, जहां पे हमने पूछा था वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी के बारे में। जल्दी से मुझे लोकेशन बता दें किस स्टेट के अंदर लोकेट करती है। डिफरेंट टाइप के बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं और मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अंदर इसे सेंचुरी और फिर बाद में रिजर्व का स्टेटस दिया गया 1972 के अंदर। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर अपग्रेड कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये आता है आपका तमिलनाडु स्टेट के अंदर, एंड द डिस्ट्रिक्ट नेम इज चंगलपट्टू। ध्यान रखिएगा, द हिंदू के अंदर इसका मेंशन किया गया था कि 10 महीने के बाद इसे खोला गया, दैट्स व्हाई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। जल्दी से बताएं कौन लेके आता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो एनपीएस है वो राइज होने वाले हैं बैंक्स के, और ऑलमोस्ट डबल भी हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई लेके आता है और आरबीआई ने ऐसा फोरकास्ट किया है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ डिब्रू सैकोवा कहां पर है, असम में है। तीर्थन सेंचुरी हिमाचल के अंदर है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने MEE के बारे में देखा, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ने, टॉप पोजीशन पे रहा है। और सबसे बुरा परफॉर्म किया टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने, जो कि वर्स्ट परफॉर्मर है, यूपी के अंदर लोकेट करता है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस रिपोर्ट को लेकर आए हैं, जिसके अंदर वेरियस नेशनल पार्क और सेंचुरीज को रैंकिंग जो है दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हमने डिस्कशन किया था। डिस्काउंट को यूज कर लीजिएगा, लोडी 50 इज द कूपन कोड। और जो भी सीरीज आपको 200 डेज की सीरीज हो या फिर मिशन 2022 जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। आज 12 बजे तक इसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पीआईबी के अंदर इसका जिक्र किया हुआ था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, काजी जुडिशियल बॉडी भी इसे कहा जाता है, और ये फिलॉसफी फॉलो करती है मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉज की। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, कौन अपॉइंट करता है जल्दी से बताएं। चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से मुझे बताएं, जल जीवन मिशन के अंदर जो हमें टैप वाटर देना है रूरल एरियाज को, वो कब तक देना है, साल बताएं मुझे वो जल्दी से। इसके अंदर जो बाइफर्केशन होता है 90:10 का रहता है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स की, 50:50 रहता है अदर स्टेट्स की, और यूटी के केस में इट इज 100%। ध्यान रखिएगा, हर घर जल जो है 2024 तक हमें प्रोवाइड करना है। राइट आंसर्स दिए काफी सारे लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। मुझे जल्दी से बताएं 73rd अमेंडमेंट क्या है और 74th अमेंडमेंट क्या है। यहां पे जो अर्बन लोकल बॉडीज है ये शेड्यूल 12 से रिलेट करती है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि इसके अंदर 33% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया, जो कि कुछ स्टेट्स ने बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया है। 73rd 74th अमेंडमेंट, शेड्यूल 11 शेड्यूल 12 के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ नॉर्थ टू साउथ हमने लगाने के लिए कहा था, जल्दी से बताएं नॉर्थ मोस्ट कौन था इनके अंदर से, जो मैंने 4 आपको नाम बताए थे, नॉर्दर्न मोस्ट कौन था। चलिए, तो सबसे साउथ में आपका जकार्ता था, फिर हमने ऊपर देखा था स्पार्टले है, पार्सल है, और नॉर्दर्न मोस्ट था आपका ताइपी, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन पे हम चले थे, जीसीसी को लेकर पूछा था। जीसीसी जो थी 1981 में बनाई गई थी। जल्दी से बताएं क्या जीसीसी एफएटीएफ का मेंबर है या नहीं, यस और नो, ये बताइएगा। और इसके साथ साथ जीसीसी के साथ जो दूसरा ब्लॉक मैंने आपको नाम नहीं बताया है, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, वो आपको याद होना चाहिए, उस ब्लॉक का नाम भी मुझे बताइएगा जो एफएटीएफ का मेंबर है। इसके अंदर इंडिया भी इसका मेंबर है, और जीसीसी जो है इसे 1981 के अंदर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई ने मिलकर बनाया था। और अभी रिसेंटली गल्फ लीडर्स जो है उन्होंने एक सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी अग्रीमेंट साइन किया है, दैट्स व्हाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्रेटेरिएट भी मैंने आपको बताया था रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर लोकेट करता है। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आपको जो क्वेश्चन आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, जो कि आपका असाइनमेंट है, इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ। ओटीटी के बारे में काफी सारे लोगों ने आंसर किया था, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओटीटी जो है ओवर द टॉप सर्विसेज, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और मेंस के काफी सारे लोग आप आंसर कर रहे हैं, विच इज अ वेरी फाइन थिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि हम इस बार के जीएस 1, 2, 3, 4 को कवर कर रहे हैं। तो अभी हम 4th क्वेश्चन पे हैं जीएस 1 के, इसको रेगुलर करते रहिए, क्योंकि देखते ही देखते जब आपके 2 से 3 महीने का टाइम बीत जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और ये स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा कि पिछले साल के क्वेश्चन मैंने लिख के नहीं देखे। बिलीव मी, जब हमारे अगर 80 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, 3 महीने का टाइम मान लीजिए, करंट अफेयर्स तो आप रोज देखते ही हैं, 3 महीने के बाद आपको कम से कम ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि मेंस के
पिछली बार के जो क्वेश्चंस हैं चारों पेपर के, उसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं और ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और दूसरे क्वेश्चंस के आंसर करने में। इवन जब आप आगे जाके मॉक टेस्ट को भी लिखते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि पिछले साल के जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए थे मैंने उसके आंसर लिखे हुए हैं। दैट्स वाई मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है, वो नॉलेज है, वो एप्टीट्यूड है कि मैं अपकमिंग मेंस एग्जाम के आंसर्स भी लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। तो इस बार आपको आंसर करना है, डिस्कस द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। आपको परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन करना है 150 शब्दों के अंदर। चलिए सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर भी काफी सारे वीडियोस जो हैं वी आर प्लानिंग, जो कि अपडेट किए जाएंगे बहुत जल्दी। सो विल गेट द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन कंसर्निंग टू दैट। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और 6 से कम स्कोर किया है तो इसे आज दोबारा जरूर देख लीजिएगा। 6 से ज्यादा स्कोर किया है या 6 स्कोर किया है तो 24 आवर्स में एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज रिविजन इज इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम के ऊपर 10 बजे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you tomorrow with new 10 topics